नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि मतांतर की आर्थिक मदद करिए। डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाइए और जो मुमकिन हो सके वो सहयोग करिए। अब बात उस खुलासे की करते हैं जो वाकई में बड़ा है और सनसनीखेज है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो खबर आ रही है वो साफ संकेत और संदेश दे रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने वाले जो दिन हैं वो बड़े कठिन होने जा रहे हैं। और अगर मैं ये कहूं कि जो सरकार में इस समय नंबर 1 और व्यवहारिक तौर पर नंबर 2 है, यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है दोनों लोगों की। और ये कहने की वाजिब वजह है, वो क्या है इस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वो खुलासा जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे वहां से बहुत सारी चीजें निकल रही हैं। और इसमें एक बात और लग रही है कि ये जो 4 मई है, ये तारीख जो है ये एक तरह से कहा जाए कि बड़ी निर्णायक तारीख होने जा रही है, क्योंकि इसके बाद से जो होगा वो आप ये मानकर चलिए कि इन दोनों लोगों के लिए बहुत ठीक तो नहीं कहा जा सकता। अब आप कहेंगे कि आप सब बोले ही आ रहे हैं, खुलासे पर तो बात करिए। तो शुरुआत करते हैं एसआईआर से। एसआईआर को लेकर महाराष्ट्र के जो आप एक तरह से कहें कि वहां मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा था। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये महाराष्ट्र से होने वाली दूसरी कवायद है। अब आप कहेंगे मतलब, तो इसे मैं आपको डिटेल में आगे समझाऊंगा, लेकिन पहले एसआईआर पर आते हैं। ये जो वहां के मुख्य चुनाव अधिकारी ने महाराष्ट्र के, उन्होंने पत्र लिखा था और वो पत्र अपने आप में बड़ा खुलासा करता है। किस बात को लेकर वो मैं पहले आपको समझाता हूं। देखिए, हवाला दिया जाता है कि साहब एसआईआर तो 2001-2 में भी हुआ था, यानी तब भी एनडीए की सरकार थी, लेकिन उस समय के एसआईआर में और इस समय के एसआईआर में बड़ा बुनियादी फर्क है। वो फर्क क्या है? दरअसल जो महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, उन्होंने अपने पत्र में जो चर्चा की है उसी से ये बात निकल कर आती है कि क्या फर्क है। और ये देखिए, ये फर्क जो है ये बड़ा है। और इससे यह भी बात निकल कर आती है कि किस तरह से तथ्य तो दिए जा रहे हैं, लेकिन उस तथ्य को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया जा रहा है। मतलब ये हुआ कि चुनाव आयोग, सरकार ये तो कह रही है कि हाँ साहब जो है एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन जब 2001-2 में एसआईआर हुआ था तो क्या प्रक्रिया थी, वो प्रक्रियागत बातें एक तरह से कहा जाए कि महाराष्ट्र के चुनाव जो अधिकारी हैं उन्होंने अपने पत्र के जरिए उजागर किया है। और ये जो पूरी स्टोरी है ये इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। ठीक है साहब, पहले मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बताता हूं कि क्या लिखा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है किसकी? इंडियन एक्सप्रेस की। शीर्षक इसका है, बंगाल के एसआईआर विवाद से पहले महाराष्ट्र के सीईओ ने चुनाव आयोग को दी थी चेतावनी और समय मांगा था। ये मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं। अब देखिए, हम सीधे पत्र पर आते हैं कि जो इस पत्र के हवाले से इसमें खबर छपी है। पत्र क्या कह रहा है? द संडे एक्सप्रेस को मिली जानकारी के अनुसार 25 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर यह चिंता जताई कि निर्धारित समय सीमा बहुत कम है और उन्हें इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उन्होंने पर्याप्त समय मांगा। ठीक है, अब देखिए, पर्याप्त समय मांगा और वो जो पत्र है उस पत्र में क्या लिखा गया। पत्र में महाराष्ट्र में नवंबर 2001 से दिसंबर 2002 तक चले 13 महीने के एसआईआर 2002 का जिक्र किया गया था। यानी जो पिछला एसआईआर है जिसकी बार बार दुहाई दी जाती है, वो पूरा 13 महीने चला था। सूत्रों ने द संडे एक्सप्रेस को बताया कि महाराष्ट्र में एसआईआर 2002 का अभ्यास अपने मूल समय सारणी के भीतर पूरा नहीं हो सका था, क्योंकि उस समय भी आपत्तियों की सुनवाई और समाधान के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया था। हमारा उद्देश्य, अब इसमें एक अधिकारी ने लिखा है कि हमारा उद्देश्य, अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट लिखी है, हमारा उद्देश्य मतदाताओं के नाम हटाते जाना नहीं है बल्कि सूची को संशोधित करना है। इसके लिए आवश्यक समय दिया जाना चाहिए। अब उसी पत्र का हवाला देते हुए
आगे लिखा गया है कि जब 2002 में एसआईआर हुआ था तो 83 दिनों का प्रारंभिक कार्य शामिल था, जिसमें अधिकारियों की तैनाती की समीक्षा, जनगणना करने वालों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण, प्रपत्रों की छपाई और घर घर की नंबरिंग शामिल थी। इससे पहले कि 5 नवंबर 2001 को घर घर जाकर जनगणना का चरण शुरू हुआ। मतलब 5 नवंबर 2001 को जनगणना का चरण शुरू होने से पहले 83 दिन, जो एक तरह से कहा जाए कि तैयारी में लगता है, वो तैयारी की गई थी। ठीक है। मतदाता सूची का मसौदा 16 जनवरी 2002 को प्रकाशित किया गया था और इसे 25 मार्च 2002 को अंतिम रूप से प्रकाशित किया जाना था, लेकिन दाव और आपत्तियों की सुनवाई और निपटान के लिए आवश्यक समय देने के लिए इसे पुनर्निर्धारित किए जाने के बाद यह प्रक्रिया 3 दिसंबर 2002 तक जारी रही। ये महाराष्ट्र के मुख्य जो चुनाव अधिकारी हैं उनका पत्र है, जिसके हवाले से ये बताया गया है कि साहब 2001-2 में जो एसआईआर हुआ था, उस एसआईआर में 13 महीने महाराष्ट्र को मिले थे, लेकिन फिर भी वो कम समय थे। यानी आप देखिए कि ये पत्र बताता है कि जब पिछली बार एसआईआर हुआ था तो ये एक स्टेट की कहानी कि 2 महीने तैयारी में निकल गए थे और यहाँ 2 महीने में पूरा एसआईआर हो जा रहा है। तो अब ये जो इतनी जल्दबाजी है, ये जो इतनी हीला हवाली है, देखिए इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और जब इस तरह का पत्र आता है तो वो ऐसे सवालों को और बल देता है। अब आप इसमें बड़ा जो कैच है वो देखिए कि ये पत्र आ कहां से रहा है। महाराष्ट्र से आ रहा है। जो संघ का मुख्यालय है वो नागपुर में है और अगर महाराष्ट्र में अभी जो सरकार है वो सरकार बीजेपी की है। जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ उन्हें ही माना जाता है कि वो संघ की पसंद है। वहाँ से अगर इस तरह का पत्र आता है तो ये मानकर चलिए कि सब कुछ ठीक तो नहीं है। और दूसरी कंट्रोवर्सी जो है जिसने उसमें वैसे तो संघ को भी घेरा जा रहा है, लेकिन ये मेरा शुरू दिन से मानना रहा है कि ये जो स्वयंभू बनने वाली प्रक्रिया बीजेपी की शुरू हुई 2024 में, जब जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और 18 मई 2024 को उनका इंटरव्यू आता है जिसमें वो कहते हैं कि अब भाजपा जो है वो स्वावलंबी हो गई है। उसी दिन से ये कम से कम माना जा रहा था कि अब जो है संघ एक तरह से कहा जाए कि इन लोगों को सबक सिखाएगा, माना जा रहा था। लेकिन तब कुछ कॉन्क्रीट दिखाई नहीं दे रहा था। अभी देखिए, एक तो इस तरह का पत्र आना महाराष्ट्र से, वहाँ के मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से, ये बताता है कि एसआईआर को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन सवालों को यह पत्र बल देता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो यूजीसी इनके गले की हड्डी बना हुआ है, उस यूजीसी के सेक्रेटरी मनीष जोशी, उनका मूल काडर क्या है? महाराष्ट्र। और वो अब उनको महाराष्ट्र यानी जब हटा दिया गया या हट गए, वो जो भी हुआ हो, हट गए या हटा दिया गया, दोनों में से जो भी हो, अब वो फिर महाराष्ट्र जाएंगे। तो पहला और दूसरा ये दोनों घटनाक्रम बता रहा है कि साहब क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर एक प्रयोग चल रहा है जो अब सत्ता में शीर्ष पर मौजूद है उन्हें एक तरह से कहा जाए कि हटाने का। और मैं क्यों कह रहा हूं कि 4 मई बड़ा निर्णायक साबित होने जा रही है? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि असम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब बीजेपी के हाथ से जा रहा है। और देखिए, प्रधानमंत्री ने तो बड़ी सभाएं कर रखी हैं पश्चिम बंगाल में, अभी तक कर रहे हैं, बाकायदे उनका वीडियो वगैरह जारी हो रहा है। वो कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो है अब लोग खड़े हैं। जो विश्लेषण कई लोग कर रहे हैं वो लिख दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में मोदी बेनिया हो गया है सबको, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो बता रही है कि ममता बनर्जी फिर वापस आ रही हैं। पिछली बार 2021 में इसी तरीके से माहौल बना था और जब बीजेपी के लिए वहाँ अंगूर खट्टे थे तो संभवतः पांचजन्य में या ये खबर कहीं आई थी, मैं अभी उसको लेकर एकदम कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये चर्चा और खबर दोनों थी कि संघ अब चाहता है कि प्रधानमंत्री जो है वो हर जगह प्रचार करने के लिए न जाए। 2021 की बात है ये। अगर 2026 में भी 2021 दोहराया जाता है और ममता बनर्जी आती हैं लौटकर, तो ये मानकर चलिए
कि फिर इन लोगों की स्ट्रेटजी और इन लोगों की लीडरशिप पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, जो 2024 के लोकसभा चुनाव से खड़ा किया जा रहा था, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र ने एक तरह से कहा जाए कि उस सवाल को बंद कर दिया था। मगर अब जिस तरह से चीजें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि अंदर जो है मंथन शुरू हो गया है। और ऐसा कहने की जो वाजिब वजह है वो हमने आपको 2 कारण बता दिए जो लगता है। इसलिए ये मानकर चलिए कि अगर 4 मई को पश्चिम बंगाल में बीजेपी ठीक करती है, तब तो इन लोगों का आप ये कहें कि एक्सटेंशन हो जाएगा कुछ दिन के लिए। बवाल वगैरह, जो बवाल का मतलब जो अंदर खाने चल रहा है, वो हो सकता है थम जाए। लेकिन अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो ये जो अब शुरुआत हुई है, वो चाहे मधु किश्वर बोल रही हो या फिर इस तरह की खबरें और घटनाएं हो रही हों, वो ये बता रही हैं कि खेल जो है वो शुरू है। और इन लोगों के लिए समय ज़्यादा नहीं, इन लोगों यानी जो 2 शीर्ष नेतृत्व पर हैं सरकार चलाने की दृष्टि से अगर आप देखें तो। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।